डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, आपका सोशल स्टडी में चल रहा है क्या, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में हम एनसीईआरटी जोन के कुछ क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। कल हमने आपको दो क्वेश्चन समझाए हैं क्या, कि तटीय क्षेत्र मतलब जो सेवा क्षेत्र हमारा है वो किस तरीके से अन्य क्षेत्रों से मतलब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से भिन्न है, इसकी व्याख्या करना। इसके बाद बताया था आपको क्या कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से एक एक उदाहरण दे करके व्याख्या करेंगे। तो आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इसका मतलब क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी। जब किसी भी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए होते हैं तो वे आवश्यकता के अधिक वाले जो श्रमिक होते हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार होते हैं, मतलब छिपे हुए बेरोजगार होते हैं। क्योंकि अगर उनको उस व्यवसाय से हटा दिया जाए तो उस व्यवसाय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में आपको दिया था एक उदाहरण कि मान लिया कि एक दुकान में दो लोगों की अवस्था है, लेकिन इसमें 4 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब 2 लोगों से काम चल सकता है तो 2 लोग जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के क्षेत्र में आगे, मतलब वो प्रच्छन्न बेरोजगार है, छिपे हुए बेरोजगार है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हमने आपको दिया था कि किसी के पास, मान लिया किसी किसान के पास एक 3 एकड़ का खेत है और उसमें उस परिवार के 8 लोग काम करते हैं, जबकि मात्र केवल 2 ही लोगों की अवस्था है। ठीक है, तो 6 जो सदस्य होंगे जो खेत में अतिरिक्त काम कर रहे हैं वो छिपे हुए बेरोजगार है, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगार है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन हमारा 11 आता है क्या कि खुली हुई बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में विभेद कीजिए, अंतर बताइए। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, खुली हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर। खुली हुई बेरोजगारी मतलब जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, और प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या कि छिपी हुई बेरोजगारी मतलब जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो खुली हुई बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी में क्या अंतर है, पहले हम देखते हैं नंबर 1 में, 1 पॉइंट में खुली हुई बेरोजगारी में। नंबर 1 क्या है कि इसमें कोई भी श्रमिक कार्य करने के लिए तो तैयार होता है, उसे कार्य नहीं मिलता है, मतलब काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए वो तैयार होता है, लेकिन वास्तव में उसे कोई काम नहीं मिलता है। ऐसे श्रमिक वो खुली बेरोजगारी में आते, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि ये मजदूर काम मांग रहा है, श्रमिक काम चाह रहा है, लेकिन इसको काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, नंबर 1 पॉइंट में कि इसने श्रमिक काम तो करता है परंतु उसे यदि उस काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन कार्य पर कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। तो ऐसे श्रमिक जो वो हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं। ठीक है, तो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर क्या है कि खुली बेरोजगारी में एक श्रमिक जो है वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाता है। ऐसे श्रमिक खुले हुए बेरोजगारी के क्षेत्र में आते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में कि इसमें एक श्रमिक तो काम तो करता है लेकिन अगर उसे उस काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं आता, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। नंबर 2 क्या है कि जो खुली हुई बेरोजगारी है वो एक स्थायी प्रकृति है, मतलब ये परमानेंट की समस्या है। ठीक है, कि मनुष्य काम तो करना चाहता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। ठीक है, अपनी रोटी कमाने के लिए काम तो करना चाहता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। ठीक है, और जबकि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो छिपी हुई बेरोजगारी है, ये क्या है, ये एक अस्थायी प्रवृत्ति है। ठीक है, मतलब इस प्रकार की बेरोजगारी की जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या होगा खुली हुई बेरोजगारी में कि इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः देश के औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो खुली हुई बेरोजगारी है वो देश के औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, कि मनुष्य जो है
वो क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो है वहां पर कृषि कार्य कम होते हैं, ठीक है, और जहां पर औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा होता है, औद्योगिक ज्यादा होता है, वहां पर ज्यादा मात्रा में श्रमिक इकट्ठा हो जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन सभी को काम नहीं मिलता है। तो मेन बात यह है कि इस प्रकार की मतलब जो खुली हुई बेरोजगारी है वो देश के औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहां पर मनुष्य काम करना चाहता है लेकिन सभी श्रमिकों को काम नहीं मिल पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रच्छन्न बेरोजगारी के नंबर 3 पॉइंट, इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो प्रायः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आप देखते हैं जैसा मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बों में ही ज्यादातर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम में लगे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आपको एक खेत का उदाहरण दिया था कि एक खेत में केवल 2 लोगों की अवस्था है, लेकिन परिवार के 8 लोग उसी खेत में काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 व्यक्ति जो वो बेरोजगार है। कैसे? प्रच्छन्न बेरोजगार है, छिपे हुए बेरोजगार है। लास्ट पॉइंट आपका आता है क्या कि यह खुली हुई बेरोजगारी जो है, यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में भी पाई जाती है। जो खुली हुई बेरोजगारी है, स्पष्ट बेरोजगारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में पाई जाती है, क्योंकि उनके पास अपनी कोई खेती नहीं होती है, कृषि के लिए कोई उनके पास भूभाग नहीं होता है। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के जो श्रमिक होते हैं वो दूसरे के खेतों में काम करने के लिए विवश होते हैं, ठीक है। दूसरे के खेतों में श्रमिक के रूप में मजदूरी करके अपनी जीविका कमाते हैं, और कभी कभी क्या होता है उन्हें दूसरे के खेतों में काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसी अवस्था में वो बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे मजदूर दूसरे के खेतों में श्रमिक के रूप में दैनिक मजदूरी के रूप में काम करते हैं, और कभी कभी उनको कहीं भी दूसरे के खेतों में कोई काम नहीं मिल पाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमिहीन जो कृषक हैं, जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है खेत के लिए, खेती करने के लिए, ऐसे श्रमिकों के पास में खुली हुई बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी नंबर 4 पॉइंट में कह रहा है क्या यह बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में छोटी छोटी दुकानों एवं छोटे व्यवसाय में लगे हुए परिवारों में पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो छिपी हुई बेरोजगारी है, वो शहरी क्षेत्रों में छोटी छोटी दुकानों में और छोटे छोटे व्यवसायों में लगे परिवारों में पाई जाती है। क्योंकि मान लिया एक शहर में किसी के पास में एक छोटी सी दुकान है, किसी की भी मान लीजिए, और परिवार में 8 सदस्य हैं, तो 8 सदस्य जो है उस दुकान में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया एक पिता के 6-7 बेटे हैं, तो वो अपने पिता के काम में हाथ बताते हैं कि वास्तविकता क्या है, उस दुकान में केवल 2 ही व्यक्तियों की अवस्था है, ठीक है, लेकिन 6 अतिरिक्त लोग परिवार के लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन 6 लोगों को अगर हटा दिया जाए तो व्यवसाय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे 6 लोग जो है वो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगार है, छिपे हुए बेरोजगार है। इसके साथ साथ में शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे व्यवसायों में लगे हुए लोग भी प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं, क्योंकि छोटा सा व्यवसाय है, उसमें 2 लोग काम करके उस व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन उसमें लगे हुए हैं 8 लोग, तो इसमें 6 लोग क्या हुए, प्रच्छन्न बेरोजगार हुए, मतलब छिपे हुए बेरोजगार हुए, ठीक है। तो ऐसे श्रमिक जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आते हैं। फिर से आप समझ लीजिए कि खुली हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। नंबर 1, खुली हुई बेरोजगारी में इसमें एक श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में इसमें श्रमिक कार्य तो करता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को उस कार्य से, उस व्यवसाय से हटा दिया जाए तो उस व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि जो खुली हुई बेरोजगारी है, इसकी प्रवृत्ति जो है वो स्थायी है, परमानेंट है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, ये एक अस्थायी प्रवृत्ति होती है, ठीक है, कभी कभार पाई जाती है।
नंबर 3 क्या है कि इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः देश के औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? खुली हुई बेरोजगारी प्रायः देश के औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी नंबर 3 क्या है? नंबर 3 पॉइंट क्या है कि इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नंबर 4 पॉइंट क्या है? यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में पाई जाती है। खुली हुई बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में पाई जाती है, जो दूसरे की खेतों में काम करते हैं, उनके पास खुद की खेती नहीं होती है। ठीक है। और जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है नंबर 4 में, यह बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में छोटी छोटी दुकानों में और छोटे छोटे व्यवसायों में लगे हुए परिवारों में पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुली हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है। इसके बाद क्या आता है नंबर अगला क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्येक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जो हमारा प्रत्येक क्षेत्र है, जैसे मैंने बात बताया, प्रत्येक क्षेत्र क्या है? जो सेवा क्षेत्र है। ठीक है। जैसे परिवहन है, संचार है, तो ये हमारे बैंकिंग है, डाक है, बीमा है, ये सब क्या है? ये सब सेवा क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र के व्यवसाय है। ठीक है। इसमें कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है, केवल सेवा, लोगों की सेवा के माध्यम से जीविका लोग कमाते व्यवसाय करते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्येक क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत है तो आप अपने उत्तर के समर्थन में क्या बताएंगे? तो कहता हूँ स्टूडेंट्स कि जैसा मैंने इससे पहले बताया था कि यह बात बिल्कुल उचित नहीं है कि जो प्रत्येक क्षेत्र है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है। इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्येक क्षेत्र ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसे दिया है? जैसा कि मैं नीचे दिए गए तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 बात क्या है कि आप देख लीजिए कि भारत एक विकासशील देश है। सन 1984 से ही भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाया गया है। आर्थिक सुधारों के एक दूसरे चरण में सन 1991 से भारत ने एक नई आर्थिक नीति का निर्माण किया था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में सन 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो आर्थिक उदारीकरण के क्या थे? सूत्रपात उन्होंने किया था। उसके उन्होंने जो है भाग में उन्हें उदारीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। तो उसके सन 1991 में वी.पी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिशा निर्देशन में भारत ने सन 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई थी। एक नई आर्थिक नीति लागू की थी, जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। निजीकरण क्या? व्यवसायों का निजीकरण कर देना। ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि जो जब हमारे व्यवसाय निजीकरण के क्षेत्र में आ जाते हैं तो वो व्यवसाय सही तरीके से काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें जो निजी व्यक्ति हैं वो खुद ही सारी की सारी नजर उस व्यवसाय पर डालते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ में वैश्वीकरण की प्रक्रिया विभाग ने सन 1991 में अपनाई थी आर्थिक नीति के तहत। और वैश्वीकरण क्या है कि भारत जो था वो संपूर्ण बाजार को विश्व के समस्त बाजारों को एक समझने की प्रक्रिया उसने अपनाई थी और अपने बाजारों को सभी के लिए खोल दिया था। ठीक है। और इसी के साथ उसने आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी। भारत ने अपने बाजार को विश्व के समस्त देशों के लिए खोल दिया था और विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए थे कि विदेशी कंपनियां भारत में आए और व्यवसाय करें। ठीक है। ताकि देश का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और देश का ज्यादा से ज्यादा उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। ठीक है। तो इस नीति के अंतर्गत निजी एवं विदेशी कंपनी निवेशों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसके? सन 1991 की आर्थिक नीति के अनुसार देशी और विदेशी कंपनियों को विभिन्न प्रकार के रोजगार लगाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।
विदेशी कंपनियों को भी अपने देश में निवेश करने के लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है। और इससे क्या है, इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, वे कंपनियां जिनकी कंपनी एक देश से अधिक देशों में स्थापित होती हैं, वे कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। जैसे आप ले लीजिए LG, ठीक है, वीडियोकॉन, सैमसंग, तमाम तरीके की कंपनियां हैं जो केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में, अन्य देशों में भी कारोबार करती हैं। तो ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, जिनकी कंपनियां कई देशों में लगी हुई होती हैं, ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। तो इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप, मतलब इस आर्थिक नीति के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगमों का क्या किया गया कि इस नीति के तहत, इस आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति से क्या हुआ कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ में इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप देश में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हो रही है। साथ ही तटीय क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ है, ठीक है, साथ साथ में तटीय क्षेत्र का भी तेजी से विस्तार होता है। वास्तव में देखा जाए तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विस्तार जो है, विकास जो है, वो तटीय क्षेत्र पर ही निर्भर होता है, ठीक है। और तटीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर होता है। कुल के तीनों क्षेत्रों को हमने बताया था आपको कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान तटीय क्षेत्र का ही है, क्योंकि तमाम प्राथमिक और द्वितीय उद्योग हैं जिन्हें संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, इन सब की आवश्यकता पड़ती है और इनके बिना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र काम नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को जो बीमा कंपनियां हैं वो बीमा देती हैं, ठीक है। बैंक जो है वो बैंकिंग लोन वाली सुविधाएं प्रदान करती है ताकि वो उत्पादन कार्य कर सके, ठीक है। परिवहन सेवाएं जो है वो एक वस्तुओं को एक स्थान से, तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, कच्चे माल को कंपनी तो लाती है, कारखानों पर लाती है, ठीक है। तो इसलिए तटीय क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में। आइए और देखते हैं जरा क्या कि देश के आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। देश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जैसे शिक्षा है, आवास है एवं स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में बैंकिंग, परिवहन और संचार के विस्तार पर बल दिया जा रहा है तथा अनेक नई सेवाओं को भी कार्यरत लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। मतलब अनेक नए सेवा क्षेत्र में भी लोगों की वृद्धि हो रही है। लोग नवीन सेवा क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद, आप जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, देश का कुल उत्पादन और सेवा, उत्पन्न सेवा का जो संपूर्ण मूल्य होता है उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में भी तटीय क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। सन 2000 में इसकी हिस्सेदारी आप जान लीजिए 57.5% थी। समझ बात। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि देश के विकास में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का ही योगदान है। जब सन 2000 में देश के आर्थिक विकास में तटीय क्षेत्र का योगदान 57.05% था, मतलब 57.05% था, ठीक है। और जबकि 2000 आप जान लीजिए 2013 में बढ़ करके देश के आर्थिक विकास में तटीय क्षेत्र का योगदान बढ़ करके 67.35 हो गया था, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योग जो है वो तेजी से घटा है। सकल घरेलू उत्पाद में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो तेजी से अब घट रहा है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र का योगदान भी धीमी गति से बढ़ रहा है, ठीक है। और जबकि तटीय क्षेत्र का जो योगदान है वो सर्वाधिक बढ़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और लगभग देश की राष्ट्रीय आय में लगभग आप मान लीजिए कि कम से कम नहीं तो 72%
योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का ही है, मतलब सेवा क्षेत्र का ही है। इसके साथ साथ में आपको बता दूं कि नंबर 3 में आते हैं कि रोजगार में तृतीय क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। रोजगार में भी तृतीय क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं हमारे देश की लगभग 67% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और अन्य प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों पर निर्भर है, लेकिन मात्र केवल 33% 24% ही जो सेवा क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या है, तृतीय क्षेत्र में लोग जो है, तृतीय क्षेत्र में सेवारत लोगों की संख्या का जो प्रतिशत है लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग ज्यादा मात्रा में तृतीय क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट क्या है कि तृतीय क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करती हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो लगातार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की लगातार वृद्धि कर रही है। कैसे कि मैंने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या कृषि खनन ये सब आता है, तो ये सब कच्चे माल उत्पन्न करते हैं, तो इनको भेजने के लिए, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन और संचार की आवश्यकता होती है। द्वितीय क्षेत्र में आ जाइए तो कोई भी उद्योग, कोई कारखाना है, वहां से तैयार माल को बाजारों तक भेजने का काम किसका है, परिवहन का है। कच्चे माल को कारखानों तक लाने का कार्य किसका है, परिवहन का है। तो इस प्रकार से जो तृतीय क्षेत्र है वो लगातार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता कर रहा है, लगातार इस क्षेत्र में विकास के लिए सहायक हो रहा है और इसकी वृद्धि कर रहा है। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्या है कि तृतीय सेवाओं द्वारा ही सूचना एवं ज्ञान का प्रसार होता है। आप जानते हो कि जो लोग तृतीय क्षेत्र से जितने ज्यादा जुड़ते हैं, ज्ञान और सूचना का उतना ही ज्यादा विस्तार होता है, उतना ही ज्यादा फैलाव होता है। लोग नई नई तकनीक को जान पाते हैं, सूचना और अन्य तकनीकों के माध्यम से, तृतीय क्षेत्र के माध्यम से नई नई तकनीकों को जान पाते हैं, उन्हें नई नई ज्ञान मिलता है, नए नए अनुसंधान होते हैं और उत्पादन की जो हमारी तकनीक है वो ज़्यादा विकसित होती है, बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की क्षमता विकसित होती है और देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ठीक है, तो आप खुली हुई बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब प्रचंड बेरोजगारी में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन में आपको समझाया। साथ साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। ठीक है, क्या आप इस पर सहमत हैं? इसके उत्तर में आप अपना इसके समर्थन में, अपने उत्तर के समर्थन में आप कुछ उदाहरण दीजिए, कुछ कारण बताइए। ये दो क्वेश्चन हमने आपको समझाए। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझा होगा और अगर आप इन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चाहें तो चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स के, सामान्य विज्ञान के इकोनॉमिक्स पार्ट में, मतलब अर्थशास्त्र के पार्ट में चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के NCERT जोन में ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप अपने घर में पढ़ रहे हैं, लगातार जो असाइनमेंट दिया जा रहा है वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको अगले नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे अपने गुड बाय।